गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हमें कक्षा 11वीं का अध्याय 10 से विकास की अवधारणा पढ़ेंगे और इस अध्याय में हमें विकास क्या है, विकास के उद्देश्य क्या है, विकास के विभिन्न पक्ष कौन से हैं तथा विकास के विभिन्न मॉडल कौन से हैं और उनके गुण दोष क्या है, इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आज के टॉपिक में हम पहला टॉपिक जो लेते हैं वो है विकास का अर्थ एवं उद्देश्य। जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और परिवर्तन दो तरह से हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अर्थात जीवन में होने वाले सकारात्मक परिवर्तन विकास कहलाते हैं और जब राष्ट्र के परिदृश्य में हम विकास को लेते हैं तो हमारा यहाँ अभिप्राय है कि राष्ट्र के विकास से कुछ ऐसे देश हैं विश्व में जिनका पूर्ण विकास हो चुका है, उन्हें हम विकसित राष्ट्र कहते हैं, और कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जिनका विकास अभी हो रहा है, उन राष्ट्रों को हम विकासशील राष्ट्र कहते हैं। अर्थात विकास से हमारा अभिप्राय किसी राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन है। अगर मानवीय जीवन के संबंध में हम विकास का अर्थ ले तो मानव के जीवन में उसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सकारात्मक परिवर्तनों को विकास कहेंगे। मनुष्य प्राचीन काल से समाज में रहता है और समाज में रहते हुए उसने प्राचीन समय से ही विकास किया। पहले जब प्राचीन समय में मनुष्य जंगलों में रहता था उस समय सभ्य नहीं था, मानव विकसित नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ मानव का विकास हुआ और मानव आज एक सभ्य मानव है। तो आज मानव के जीवन के विभिन्न पक्षों में विकास होने के कारण आज वो इस सतह तक पहुंचा। तो विकास से हमारा अभिप्राय किसी राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव से। विकास के उद्देश्य, विकास के उद्देश्यों को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है और विकास के अनेक उद्देश्य बताए हैं। यहाँ हम उनमें से कुछ उद्देश्यों को स्पष्ट करते हैं या कुछ उद्देश्यों का अध्ययन करते हैं। और उन उद्देश्यों में से हमारा पहला उद्देश्य है जीवन स्तर ऊंचा उठाना। समाज में रहते हुए मानव को बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है और वे चीजें जो मानव जीवन को जीवित रखने के लिए आवश्यक है उन्हें मानव की मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। और मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं के अलावा आज मनुष्य ऐसी ऐश्वर्यपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी चाहता है और इसके लिए उसे विशेष सुविधाओं या साधनों की आवश्यकता होती है। अगर राष्ट्र अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसका जीवन स्तर ऊंचा उठता है। तो इस प्रकार से मानव के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए विकास आवश्यक है या विकास का उद्देश्य मानव जीवन के स्तर को ऊंचा उठाना है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है गरीबी की सहायता। प्रत्येक राष्ट्र में कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग के लोग होते हैं तो कुछ लोग बहुत ही गरीब होते हैं और किसी राष्ट्र का विकास
तभी समझा जाएगा जब उसका प्रत्येक वर्ग विकास करे। अगर किसी राष्ट्र में वहां का गरीब वर्ग लगातार गरीब होता जा रहा है, उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो रही है, उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है, तो हम ये कहेंगे कि राष्ट्र का विकास संपूर्ण विकास नहीं हुआ। इसलिए एक राष्ट्र को समान रूप से विकास करने के लिए वहां के गरीब और अल्पसंख्यक तथा दबे कुचले वर्ग का सहयोग करना या सहायता करना बहुत आवश्यक। और इसके लिए सरकारें विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करती है ताकि उस देश के गरीब वर्ग और पिछड़े वर्ग का भी कल्याण हो सके। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है प्रकृति का दोहन। मनुष्य ने प्रकृति में जन्म लिया है और प्रकृति ने मनुष्य को बहुत से साधन उपलब्ध कराए। इन साधनों को हम प्राकृतिक साधन कहते हैं और इन साधनों में प्रकाश, भूमि, पानी, वायु और खनिज संसाधन हैं। अगर मनुष्य इन प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग करता है तो मानव विकास में ये साधन सहायक हो। अर्थात विकास का उद्देश्य प्रकृति द्वारा उपलब्ध संसाधनों का दोहन करना है या उपयोग करना है या सदुपयोग करना, क्योंकि ये साधन एक निश्चित मात्रा में उपलब्ध हैं और अगर इन साधनों का सदुपयोग नहीं किया गया तो ये एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इन प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य को सदुपयोग करना चाहिए। तो तीसरा हमारा विकास का उद्देश्य हुआ प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग या दोहन। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है लोकतंत्र का विकास। भारत ने आजादी के बाद लोकतंत्र को अपनाया, डेमोक्रेसी को अपनाया और यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता द्वारा जनता के लिए जनता में से सरकार चुनी जाती है और यह सरकार जनता के लिए ही कार्य करती है। तो आजादी के बाद, क्योंकि भारत एक लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और आजादी के बाद हमने लोकतंत्र को अपनाया, तो लोकतंत्र का विकास भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और लोकतंत्र का विकास के माध्यम से ही किया जा सकता है। लोकतंत्र का विकास कब होगा? जब देश का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास होगा, तब लोकतंत्र का विकास होगा। इसलिए विकास का उद्देश्य लोकतंत्र का विकास करना भी है। पांचवा जो हमारा पॉइंट है, रोजगार देना। देश की एक बड़ी आबादी बेरोजगार है और लगातार शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। बेरोजगार हम उस व्यक्ति को कहेंगे जिस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिलता, वह बेरोजगार है। लगभग भारत में 30% लोग बेरोजगार हैं और इस बड़ी बेरोजगार जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराना प्रत्येक सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। और विकास का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करा जाए ताकि देश का प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका कमा सके और अपना भरण पोषण कर सके। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है विकास के पक्ष या विकास के विभिन्न पक्ष। अभी हमने चर्चा की विकास के उद्देश्यों में भी विकास के पक्ष आए और ये विकास के पक्ष हैं। हम इन पक्षों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा सामाजिक विकास, दूसरा है आर्थिक विकास और तीसरा है राजनीतिक विकास। अब हम एक एक करके हम इनको स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो है सामाजिक विकास। और सामाजिक विकास का सामाजिक पक्ष। समाज में प्राचीन समय से ही विभिन्न प्रकार की
बुराइयां या रूढ़ियां हैं, और समय के साथ साथ इन रूढ़ियों के या बुराइयों को समाप्त करने की मांग उठी, क्योंकि ये बुराइयां समाज के विकास में एक बड़ी बाधा साबित हुई। जैसे प्राचीन समय से ही दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि अनेक बुराइयां चली आ रही, और ये बुराइयां समाज के विकास में बाधक रही है। तो अगर इन बुराइयों को दूर कर दिया जाता है तो हम कहेंगे कि समाज विकास कर, अर्थात समाज में नागरिक का जो स्तर है उस स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं या सामाजिक बाधाओं को दूर करना बहुत ही जरूरी। और जब इन बाधाओं को हम दूर कर देते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये भी सामाजिक विकास हो रहा है, अर्थात समाज का विकास हो रहा है, और ये विकास का सामाजिक पक्ष है। दूसरा जो हमारा है वो है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास से हमारा अभिप्राय आमतौर पर हम कहते हैं कि आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय में वृद्धि या व्यक्ति की व्यक्तिगत आय में वृद्धि को हम राष्ट्र आर्थिक विकास के रूप में लेते हैं, लेकिन यह आर्थिक विकास का संकुचित अर्थ है। इसके व्यापक अर्थ में हमें रोजगार की, नागरिकों को रोजगार की उपलब्धि या रोजगार उपलब्ध कराना, उनको उचित वेतन उपलब्ध कराना, समान काम के लिए समान वेतन उपलब्ध कराना, रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव न होना, उद्योगों का विकास करना, उद्योगों की विसंगतियों को दूर करना, और ऐसी परिस्थितियां का निर्माण करना कि प्रत्येक व्यक्ति उद्योग स्थापित करने में सफल हो। तो इन सब चीजों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास हुआ, अर्थात आर्थिक विकास में राष्ट्रीय आय में वृद्धि, व्यक्तिगत आय में वृद्धि, रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार के वातावरण में सुधार, समान काम के लिए समान वेतन, रोजगार में महिलाओं के साथ भेदभाव को समाप्त करना, उद्योगों में सुधार करना, अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना करना आदि आते हैं। तीसरा जो हमारा पक्ष है वो है राजनीतिक विकास, और आमतौर पर राजनीतिक विकास से यह अर्थ लिया जाता है कि देश के नागरिक अधिक से अधिक राजनीतिक कार्यों में भाग लें, तो हम कहेंगे कि देश का राजनीतिक विकास। लेकिन जब हम व्यापक अर्थ में राजनीतिक विकास की बात करते हैं तो यहाँ राजनीतिक विकास से हमारा अभिप्राय है जो देश की राजनीतिक संस्थाएं हैं या राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनमें सकारात्मक बदलाव। राजनीतिक विकास से हमारा अभिप्राय है चुनाव प्रक्रिया में सुधार, मतदान में सुधार, जो सरकार में सुधार, और जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, संसद है, विधायिका है, न्यायपालिका है, इन सब में सकारात्मक सुधार राजनीतिक विकास का। तो इस प्रकार से हमने विकास के तीन पक्ष स्पष्ट किए। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विकास के मॉडल, और विकास के मॉडल में हम विकास का पहला मॉडल लेते हैं और वो मॉडल है बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल। विकास का बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल प्राचीन समय से, मुगलों के समय से प्रचलित है, और आजादी, भारत में आजादी से पहले भी भारत में यह मॉडल प्रचलित था, और वर्तमान में भी यह मॉडल प्रचलित है। लेकिन आजादी के बाद इस मॉडल ने बहुत अधिक विकास किया।
अब हम पहले इस मॉडल का अर्थ क्या है यह स्पष्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बाजार अर्थव्यवस्था मॉडल। बाजार उद्योगपति द्वारा अपनी वस्तुओं को बाजार में उचित कीमत पर बेचना बाजार मॉडल कहलाता है। बाजार मॉडल निजीकरण को बढ़ावा देता है और व्यक्तिगत पूंजी को बढ़ावा देता है या पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। यह मॉडल खुली प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है और मुक्त उद्यम तथा व्यापार को बढ़ावा देता है। इस मॉडल में बाजार में वस्तुओं को बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाने की कोशिश की जाती है और उद्योगपति उत्पादन बाजार में बेचने के लिए करता है। इस मॉडल की विशेषताएं हम स्पष्ट करते हैं और उन विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता है वो है बिक्री के लिए उत्पादन। इस मॉडल में उत्पादक अपना उत्पादन बिक्री के लिए करता है। वह उत्पादन अपने उपभोग के लिए नहीं करता बल्कि उस उत्पादन को बाजार में बेचने के लिए वो उसका उत्पादन करता है। दूसरा है मुक्त व्यापार। इस मॉडल में मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। विभिन्न देशों के बीच व्यापार किया जाता है और खुले व्यापार को बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ हमारा मुक्त व्यापार या खुले व्यापार से अभिप्राय है कि व्यापारिक नियमों में ढील देना, किसी प्रकार का व्यापारिक प्रतिबंध न होना, प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ बिना किसी प्रतिबंध के व्यापार कर सके। तीसरा जो हमारा है मुक्त उद्यम। मुक्त उद्यम से हमारा यह अभिप्राय है कि उद्योगों की स्थापना के समय उन पर किसी प्रकार का बंधन या नियम लागू ना, कोई भी व्यक्ति आसानी से उद्योग स्थापित कर सके, उसे अधिक नियमों या प्रतिबंधों का सामना ना करना पड़े। इस मॉडल में जो उद्योगों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटाने के ऊपर बल दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक उद्योग लगाए जा सके और उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। चौथा जो हमारा है वो है विदेशी पूंजी निवेश। इस मॉडल में व्यापार को बढ़ाने के लिए या उद्योगों को बढ़ाने के लिए विदेशों से पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। प्रत्येक देश दूसरे देशों को अपने देश में उद्योग स्थापित करने के लिए या निवेश करने के लिए आकर्षित करता है या आमंत्रित करता है। दूसरे देशों से पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जाता है जिससे उस देश की आर्थिक हालात सुधरे और उनमें अधिक से अधिक उद्योग धंधों की स्थापना हो सके। पांचवा जो हमारा पॉइंट है वो है विदेशी तकनीक। इस मॉडल में तकनीक हस्तांतरण पर बल दिया जाता है। तकनीक से हमारा अभिप्राय है नई उत्पादन में नई खोजों का बढ़ावा या नए तरीकों या नए मशीनों या उपकरणों को बढ़ावा। इस मॉडल में तकनीक हस्तांतरण पर बल दिया है। जिस देश में नई तकनीक आती है वह दूसरे देशों तक भी वह तकनीक उपलब्ध करवाई है ताकि संसार के या विश्व के सभी देश नई तकनीक का प्रयोग करके अपने उत्पादन को बढ़ा सके और गुणात्मक बना सके। अर्थात इस मॉडल में विदेशी तकनीक के हस्तांतरण पर बल दिया जाता है ताकि प्रत्येक देश
अपने उत्पादन को बढ़ा सके और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार कर सके। तो प्यारे बच्चों, आज के जो हमारे तीनों टॉपिक्स थे वो समाप्त होते हैं और इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूं कि आज जो हमने टॉपिक्स कराए हैं वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आए होंगे।